रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री से बजट में ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल टैक्स में राहत और रियायती दरों पर कर्ज की मांग की है। एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स का कहना है कि चीन और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले उत्पादन लागत ज्यादा होने के चलते ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में इंडस्ट्री पिछड़ रही है। नोएडा की इस रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री में यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन, H&M, ओनली और ज़ारा जैसे टॉप यूरोपियन और अमेरिकी ब्रांड्स के लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर तैयार हो रहा है। काम दिन रात चल रहा है ताकि समय रहते समर कलेक्शन का कंसाइनमेंट तैयार हो सके। कंपनी के पास फिलहाल ऑर्डर भी भरपूर है, लेकिन कंपनी के प्रेसिडेंट राहुल मलिक अपने घटते मार्जिन की वजह से बेहद चिंतित हैं कि वो कॉस्टिंग को लेकर इंपोर्टर्स की उम्मीदों पर कब तक खरे उतर सकेंगे, क्योंकि उत्पादन लागत लगातार बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर के कंपैरेटिव हमारे पास बेटर ऑर्डर्स हैं और बांग्लादेश के अनरेस्ट के बाद जो है बायर्स का फोकस जो है इंडिया की तरफ काफ़ी रहा है। चाइना सेंटीमेंट से भी इंडिया में काफ़ी ऑर्डर की इनफ्लो आए हैं, बट द मेन चैलेंज व्हाट वी फेस राइट नाउ इज द एफिशिएंसी लेवल्स एंड द प्राइसिंग लेवल्स। इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री से गुजारिश की है कि सस्ती दरों पर रॉ मटेरियल मुहैया कराने के लिए सभी तरह के कॉटन फाइबर और गारमेंट मशीनरी पर से इंपोर्ट ड्यूटी हटाई जाए। MMF फाइबर यार्न पर QCOs यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स में ढील दी जाए। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पर सस्ता कर्ज मिल सके, इसलिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को अगले 5 साल तक बढ़ाया जाए। नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 15% की दर से रियायती इनकम टैक्स लागू हो। फैक्ट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए टफ्स जैसी वैकल्पिक स्कीम लाई जाए। ई-कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट्स के नियमों में ढील दी जाए और साथ ही MSME सेक्टर से जुड़ी पेमेंट्स की दिक्कतों को जल्द दूर की जाए। MSME को 45 दिन में पेमेंट करनी पड़ती है और हमारी जो पेमेंट्स हैं जो हम फॉरेन के बायर के साथ डील करते हैं वो 90 डेज और 120 डेज के बाद आती हैं। तो एटलीस्ट एक्सपोर्टर्स के लिए कोई ऐसा प्रावधान बनाया जाए जिसके अंदर उनको कुछ छूट मिले, नहीं तो इनकम टैक्स हमारा कट जाता है उसमें। तो उसको पूरा करने के लिए एक बहुत ये गैप है जो कि बहुत तकलीफ दे रहा है सबको, MSME के लिए खासकर। उसके लिए सरकार से प्रार्थना है कि वो इसमें कुछ ऐसा राह निकाले कि उनको भी थोड़ी राहत मिले। ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्ट वॉल्यूम सालाना 11 से 12% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन कुल एक्सपोर्ट अभी भी 13 से 16 बिलियन डॉलर के आसपास ही बना हुआ है। जानकारों के मुताबिक इंडस्ट्री को ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाने और सस्टेनेबल मॉडल पर काम करने की जरूरत है ताकि ब्रांड मेड इन इंडिया की चमक ग्लोबल मार्केट में फीकी न पड़े। क्लाइमेट चेंज से जुड़े कंप्लायंस और ऑटोमेशन के मोर्चे पर कहीं न कहीं इस वक्त घरेलू रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री को बड़े सपोर्ट की जरूरत है। अगर बजट भाषण में वित्त मंत्री पेमेंट से जुड़ी दिक्कतों का समाधान, लिक्विडिटी बढ़ाने और ब्याज दरों में राहत जैसे बड़े ऐलान करती हैं, तो इससे कहीं न कहीं घरेलू रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री को न सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि प्राइसिंग के मामले में भी वो चीन और वियतनाम जैसे देशों को आसानी से पछाड़ सकेंगे। कैमरामैन बलबीर के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, नोएडा। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार, ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। आज का बाजार निचले स्तर से शानदार रिकवरी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 51 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 19 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली हावी रही। आज सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयर्स में गिरावट दिखी तो निफ्टी के 50 में से 27 शेयर्स में गिरावट दर्ज की गई। डिटेल्स लेते हैं कंचन से। तो कंचन, बताएं आज किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन रहा और कहां कमजोरी दिखाई दी? तो आज डेफिनेटली बाजार में एक रिकवरी तो हमें देखने को मिली है, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी में जो बढ़ने वाले शेयर है। सबसे पहले नाम आता है ONGC का, जहां पे हमें 3% की तेजी देखने को मिली है। ITC 2%, एशियन पेंट्स 2% और डॉक्टर रेड्डी लैब्स में भी हमें करीब करीब 2% का इजाफा देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में सबसे पहले नाम आता है अपोलो हॉस्पिटल का, 4% की कमजोरी लेके बैठा है। ट्रेंड पे 3%, अल्ट्राटेक सीमेंट में करीबन 2% और श्रीराम फाइनेंस भी
करीबन 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो फीनिक्स मिल्स में करीबन 5% का इजाफा, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 2%, SRF 2% और कोलगेट में भी करीब 2% की बढ़त हमें देखने को मिली है। लूजिंग साइड में बात करी जाए मिड कैप के अंदर तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में करीबन 8.5% की कमजोरी, पेटीएम 8.5%, IGL 6% और ल्यूपिन में भी करीबन 5% का डाउनसाइड हमें देखने को मिला। बात कर लेते हैं FNO में कौन से बढ़ने वाले शेयर्स रहे हैं। ऑयल इंडिया में 4% का इजाफा, ONGC 3%, L&T फाइनेंस में 3% और बर्जर पेंट्स भी करीबन 2.5% की बढ़त के साथ आज बंद हुए हैं। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। बर्नस्टीन और जेफरीज की रिपोर्ट के बाद रिलायंस में जोश है। दोनों ब्रोकरेज की कंपनी पर क्या राय है, जानने के लिए अब जुड़ते हैं मेरी सहयोगी श्रेया से। तो श्रेया बताएं, दोनों ब्रोकरेज रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, रिलायंस में अच्छी खासी तेज़ी आज गिरते बाजार में देखने को मिली और दो ब्रोकरेजेस फर्म्स की रिपोर्ट, जैसा कि आपने मेंशन किया, सर बर्नस्टीन की और जेफरीज की रिपोर्ट आई है। दोनों ही काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है। बर्नस्टीन ने जहां आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट 1520 रुपये प्रति शेयर कर दिया, 18% का अपसाइड पोटेंशियल बर्नस्टीन को इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आता है। वही जेफरीज की बात करें तो बाय की कॉल और अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे 1690 रुपये प्रति शेयर का टारगेट देते दिख रहे हैं जेफरीज, और यहाँ पे 26% का अपसाइड पोटेंशियल रिलायंस पर उनको नजर आ रहा है। देखिए, दोनों ही फर्म का मानना है कि 2025 में जो है हालात कंपनी के सुधर सकती है। कंपनी की जो वैल्यूएशन है, क्योंकि वो अभी बहुत चीप वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है कोविड के बाद से, दैट इज मार्च 2020 के बाद से। और जेफरीज का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो चैलेंजेस हमने देखे, चाहे वो लोअर अर्निंग्स ग्रोथ हो, रिटेल के लिए मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक पर चिंताओं को लेकर निफ्टी के कंपैरिजन में 15% अंडर परफॉर्म किया है रिलायंस ने, लेकिन अब जो है रिटेल में मीडियम टर्म ग्रोथ वापस आ सकती है, उसका एक फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। साथ ही फाइनेंशियल 2026 तक जियो की जो लिस्टिंग हो जाएगी उससे हालात सुधरते नजर आएंगे। साथ ही EBITDA की बात करें तो वहाँ पर भी ग्रोथ संभव दिख रही है और यहाँ पे 14% की ग्रोथ फर्म को नजर आ रही है। वही बर्नस्टीन का मानना है कि अर्निंग्स ग्रोथ ठीक रहेगी। इसके पीछे कारण देखें तो टेलीकॉम और रिटेल में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, उसके सहारे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी रहेगी और रिफाइनिंग मार्जिन में भी एक रिबाउंड दिखेगा, इसलिए रिलायंस फोकस में। शुक्रिया श्रेया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपका अपना चैनल CNBC आवाज 20 साल पूरे करने जा रहा है। 13 जनवरी 2025 में इसकी 20वीं सालगिरह होगी। हम इन 20 सालों को समृद्धि का अमृतकाल कह रहे हैं, क्योंकि इन 2 दशकों में हर मोर्चे पर क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। तो मार्केट की 20 सालों की समृद्धि यात्रा कैसे रही है, इसको समझने के लिए अब चलते हैं सहयोगी मिताली जैन के पास। तो मिताली, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बीते 20 सालों की बात करें तो किस तरह से मार्केट के लिए ये समृद्धि यात्रा साबित हुई है? इस हफ्ते हम सेलिब्रेट कर रहे हैं CNBC आवाज के सफल 20 साल, समृद्धि का अमृतकाल। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल का सफर नहीं, बल्कि भारत के स्टॉक मार्केट्स, इंडस्ट्रीज और हर इन्वेस्टर की तरक्की की कहानी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस फिनोमिनल ग्रोथ स्टोरी पर। सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। तो 2005 में जब शुरुआत हुई थी तो लेवल से करीबन 6,500 के आसपास, जो आज पहुंच चुके हैं 79,000 लेवल्स पर, यानी कि 1100% ग्रोथ देखने को मिली। निफ्टी की अगर बात करें तो 2005 में निफ्टी का लेवल था सिर्फ 2850 पॉइंट्स। यहाँ हमने देखी 1075% की तगड़ी ग्रोथ और आज लेवल्स पहुंच चुके हैं 23,600 के आसपास। ये नंबर्स बताते हैं कि कैसे इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स दोनों ही रैपिड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है। अब समझते हैं निफ्टी 50 TRI की बात। TRI यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स, ये सिर्फ प्राइस अप्रिसिएशन ही नहीं बल्कि डिविडेंड रिटर्न्स को भी कंसिडर करता है। तो 2005 में निफ्टी 50 TRI के लेवल से 2450 और आज देखा जाए तो ये 35,700 के यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, यानी 1350% का अच्छा खासा राइज। सिर्फ निफ्टी ही नहीं, बाकी इंडेक्सेस ने भी हिस्टोरिकल हाइज अचीव किए हैं। मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें तो 2005 में 3400 के लेवल से 2024 में आज 57,650 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1600% का अच्छा खासा जंप। स्मॉल कैप इंडेक्स भी इसी तरह 1530% के रिटर्न के बाद आज 55,700 लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो इक्विटी मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो 2005 के 24 लाख करोड़ से आज का आंकड़ा पहुंच गया है 440 लाख करोड़ के आसपास का। ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि लार्ज कैप के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी कितना इंपॉर्टेंट होते हैं वेल्थ क्रिएशन में। तो 20 सालों में CNBC आवाज़ सिर्फ एक न्यूज़ चैनल नहीं रहा, बल्कि एक ट्रस्टेड गाइड, एक फाइनेंशियल मेंटोर बन रहा है। इन्वेस्टर्स को लेटेस्ट अपडेट्स देने हो, एक्सपर्ट्स को इनसाइट्स और ओपिनियंस के जरिए एम्पावर करना हो, या एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम की तरह नर्चर करना हो,
हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं और आगे भी इसी तरह खड़े रहेंगे।